अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। मियां नवाज शरीफ साहब की कल से इस्लामाबाद में आमद के बाद जो सियासी गहमा गहमी है वो यकीनन अदालती मामलात से जुड़ी है, क्योंकि ये हफ्ता इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के जो दो रेफरेंसेस हैं, एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस, इस हवाले से बहुत सी पेशरफ्त होनी है अदालतों के अंदर। इसके अलावा PTI चेयरमैन इमरान खान साहब जिस सज़ा में जेल के अंदर कैद हैं, उस सज़ा के खिलाफ उनकी अपील भी उसके ठीक एक रोज़ के बाद सुनी जानी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम साहब के हवाले से भी कई मुकदमात हैं जो कि ज़ेर इल्तबा थे, उनकी भी समाअत होनी है। इसलिए देखना ही होगा कि ये अदालती हफ्ता ना सिर्फ इन केसेस को किस हद तक मंतकी अंजाम पर लेके जाता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे नई सियासी डायमेंशंस को किस हद तक तब्दील करता है। और इसके अलावा दो जजेस जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ शिकायत हैं, जिसमें से एक शिकायत तो खारिज हो चुकी है, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो शिकायत है उसके ऊपर अभी भी कार्रवाई होनी बाकी है और फैसला होना है कि आया उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। इन्हीं तमाम इशूज़ में ये पूरा हफ्ता अदालती तौर पर हमें ना सिर्फ कंफ्यूज रखेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी सियासी लीडरशिप है उनके करियर्स को भी एक बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर मौजूद रहेगा जब तक इन केसेस का कोई फैसला नहीं हो जाता। इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, जहांगीर जदून सीनियर माहिर कानून भी हैं, वकील भी हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जदून साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि इतना इम्पॉर्टेंट वीक है, इसमें नवाज शरीफ साहब के केसेस भी मौजूद हैं, कुछ जजेस के हवाले से भी इंक्वायरीज जो है उसके बारे में भी इत्तलात है, तो पहले तो ये बताएगा कि इतने इम्पॉर्टेंट वीक में क्या कुछ आपके ख्याल में हो सकता है? देखें बे जिस तरह आपने कहा है वाकई वीक कल से जो ट्यूसडे से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ट्यूसडे को जो मियां नवाज शरीफ की दो अपीलें थी वो फिक्स हो चुकी हैं। कल तकरीबन तकरीबन 12 या 12:30 बजे उनकी हियरिंग होगी। उसके बाद अगले दिन एक इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते में सुनी जाएगी। उस पर फैसला आना है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। साइफर में उनको बेल मिलती है नहीं मिलती, मेरिट पे क्या फैसला होता है। उसके बाद जिस तरह आपने कहा है एक मुशर्रफ का भी केस चल रहा है, फिर जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी थी, अभी उसकी मीटिंग जारी थी। एक जज साहब के खिलाफ तो उन्होंने जो पिटिशन थी तारिक मसूद साहब के साथ, उन्होंने वो खारिज कर दी है कंप्लेंट। तो अभी इसमें दूसरे जज साहब थे, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में चैलेंज कर दी है। तो ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता। इसमें बड़े केसेस का आगे प्रोसीडिंग किस तरह होगी, क्या क्या फैसले होंगे, ये इंशाल्लाह कल से आगे पता अच्छा, लेकिन चलेगा। अगर मैं जदून साहब एक एक करके बात करूं तो जिस तरह एवन फील्ड के हवाले से, अल अजीज़िया रेफरेंस के हवाले से, आपको क्या लगता है कि क्या जो टेबल है वो टर्न हो सकती है, नवाज शरीफ साहब के हक में जा सकता है? क्योंकि बज़ाहिर जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं लग ये रहा है कि उनको किसी हद तक सॉफ्टली डील किया जा रहा है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इन दो केसेस में क्या फाइनली नवाज शरीफ साहब की जान छूट जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन भी बिल्कुल सर पे हैं? अब देखें, एक जो इंस्टीट्यूशन था जिसको नैब कहते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, अगर तो ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ना फाइल होते तो शायद वो अपने रेफरेंस ही विड्रॉ कर लेते। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन होती है वो फेडरल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर वो प्रोसिक्यूशन काम कर रही है, नैब ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड होती है। एज ए जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जरिए जाते हैं। तो वो उनके पास पावर होती है कि वो जो रेफरेंस फाइल करते हैं, अगर किसी स्टेज पे ये उनको फील होए कि ये अदालत का वक्त ज़ाया होगा तो वो वापस भी ले सकते हैं। अब अभी जो नैब की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये समझती है कि मियाँ साहब के खिलाफ जो केस बनाए गए थे वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए थे, और अभी वो ये समझ रहे हैं कि केस जो है वो ठीक नहीं थे। तो इसलिए अब उन्होंने ऑब्वियसली पिछली डेट पे कहा था जी हम तो इसको बेल पे भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अपील पे भी शायद वो कंटेस्ट ना करें, या अगर करते भी हैं तो केस में इतने जानी तो अपीलों में इनकी अपीलें एक्सेप्ट हो जाएंगी, और जो कन्विक्शन है इनको ट्रायल कोर्ट की वो सेटिसाइड हो जाएगी। और केसेस क्या आपको पता होगा कि जज अरशद मलिक का ले लें, फिर उसके बाद शौकत सिद्दीकी ने जो स्टेटमेंट दी, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अभी जो जिन लोगों ने वो केस बनाए थे अभी वो ये समझते हैं, वो एज ए इंस्टीट्यूशन वो समझता है कि ये गलत बनाए गए थे, क्योंकि वो ठीक। जो जिन लोगों ने केस बनाए वो तो चले गए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने अब रियलाइज किया है कि केस जो है वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए थे, मुल्क को चलता चलता डिरेल किया गया था। तो अब मेरे ख्याल में वो ऑब्वियसली लग रहा है कि इनकी अपीलिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, अब जिस तरह से इमरान खान साहब का आपने हवाला दिया कि उसके एक दिन बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस होगा जो कि इमरान खान साहब के हवाले से है,
सर पीटीआई के जो वकला हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और हैं और फिर वो दबाव भी एक तरह से डालते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जिस तरह उनके केस को टेकअप किया जा रहा है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन फिर वहीं से कुछ रिलीफ भी मिल जाता है। तो आपके ख्याल में उस केस की स्टैंडिंग क्या मौजूद है? देखें, बेल जो होती है वो प्योरली डिस्क्रिशन होती है और अमूमन मर्डर के केसेस में बेल हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस तरह देखती है, क्योंकि बेल का ये तो मकसद होता है ना, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई ऐसा, तो वो तो सारा डॉक्यूमेंट्री जो है चीज़ें हैं, उन्होंने अब जो विटनेस है वो भी सारे गवर्नमेंट के ही हैं, उन पे इमरान खान तो अपना कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो रिकॉर्ड पे आ चुका है, चालान सबमिट हो चुका है, ट्रायल शुरू है। तो उसके अंदर ट्रायल के अंदर भी एक थोड़ी सी पेचीदगी ये है कि एक कोर्ट ने कहा जी ट्रायल का फैसला करें 4 वीक में, दूसरा जो डिविजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसमें आज भी प्रोसीडिंग हो रही थी, उन्होंने अब मजीद कोई रिकॉर्ड मंगाया है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से कि ये केस जो चल रहा है उस पर भी अभी जो है ना फैसला आने वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा कि अगर उनका जेल ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट कह देती है कि ये जी एज पर लॉ नहीं हो रहा, तो फिर बड़ा डेंट पड़ जाएगा उस केस में। ठीक। तो फिर तो वो ऑब्वियसली जो है वो ट्रायल का जो शुरू से अब ट्रायल करना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रायल करना पड़ेगा अगर हाई कोर्ट सेटिसाइड कर देती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यानी कि सर कोई रिलीफ की गुंजाइश इसका मतलब है कि समझी जा सकती है खान साहब के लिए, या फिर ये दुरुस्त कहा जा रहा है कि अब जिस तरह नैब टेक ओवर कर रहा है उनके केसेस में, तो जिस तरह अलकादर ट्रस्ट के हवाले से उन्होंने उनकी गिरफ्तारी भी डाली जबकि वो ऑलरेडी इस वक्त जेल में मौजूद हैं, तो अगर कोर्ट से कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो अल्टीमेटली नैब उनको अपनी कस्टडी में ले लेगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? ये पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर उनका आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर उनको साइफर केस में बेल होती है तो वो नैब की 30 दिन का रिमांड है, अगर नैब उनको अपनी कस्टडी में ले लेती है तो फिर वो 30 दिन का उनको रिमांड पूरा करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा अगर हाई कोर्ट में केस आता है उसका एक प्रोसेस चलेगा जो मेरा ख्याल में कम अज़ कम जो है 2-3 महीने से भी ज़्यादा ले सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब एक इम्पॉर्टेंट पहलू और भी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वो खुद तो अब दुनिया में नहीं रहे लेकिन जो केसेस हैं उनके वो ख़त्म नहीं हो सके हैं। तो आपके ख्याल में उसका लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है जब वो शख्सियत खुद मौजूद नहीं है जिसके गिर्द ये सारे केसेस थे? तो उसकी अगर उस हवाले से कुछ फैसला होता भी है तो उसका वेटेज क्या होगा फिर? देखें, जो अपील होती है अपील के अंदर ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की भी कि अपील अगर कोई बंदा मर जाता है तो अपील जो है वो जो ख़त्म नहीं होती, अबेट नहीं होती उसकी, क्योंकि लास्ट जो डेट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनके जो वकील थे उनसे पूछा गया कि आपका उनके लवाकीन जो हैं पीछे वरसान जो है उनसे रब्ता है, उन्होंने कहा जी मेरा रब्ता है, मैं उन्होंने मुझे इजाज़त दी हुई है। तो वो पूछ के तो फिर अपील जो है वो फैसला, उसमें असल में एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन इशू ये था कि जिस कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को सजा दी थी वो 2 जज साहबान, एक अभी जो मुज़ाहिर नकवी साहब हैं और एक सिटिंग जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इन दोनों ने लाहौर में बैठ के इस्लामाबाद जो स्पेशल कोर्ट थी उसकी जुरिस्डिक्शन पे उस कोर्ट को ही उड़ा दिया था। वो कहते हैं ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ही गलत हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उस कोर्ट को वैलिडेट किया हुआ था, उस कोर्ट को सर्टेन डायरेक्शन दी हुई थी। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि इन जज साहबान ने अपनी कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके स्पेशल कोर्ट को ख़त्म किया। तो वो केस मेरे अंदाजे में चलेगा और उसका कोई मंतकी नतीजा जो है, मंतकी फैसला होना ज़रूरी है और होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर जो 2 जजेस के हवाले से शिकायत थी उसमें से ग़ालिबन एक तो जस्टिस सरदार जो मसूद साहब हैं उनकी वो दरख्वास्त तो खारिज कर दी गई है, लेकिन ये अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं इनकी आपको याद होगा मुबैना तौर पर कुछ ऑडियो लीक्स का भी हवाला दिया गया था। फिर ये जो शिकायत उनके हवाले से आई हैं बड़े लंबे अरसे तक, अगर आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता सकें कि उसकी तो समाअत ही नहीं होती थी इस हवाले से, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है सर इनके हवाले से शिकायत का आना, और आपके ख्याल में कितना इसको अहमियत देनी चाहिए? अब देखें, इनके सिलसिले में बात यह कि ये जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने भी इनके खिलाफ, इवन जो सबसे बड़ी जो स्टेटूटरी बॉडी है वकला की पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने भी कंप्लेंट फाइल की है इनके अगेंस्ट, और बाकी बार काउंसिलों ने भी। तो इनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं वो ऐसे नहीं है कि गुमनाम किसी बंदे ने कंप्लेंट फाइल कर दी हो, वो प्रोसीडिंग को फेस ना करे या उसको बुलाया जाए तो वो ना आए या कोई ऐसा मटीरियल पेश ना कर सके। तो इनके खिलाफ जो कंप्लेंट है वह काफ़ी सीरियस है। अब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बहुत जितने चीफ जस्टिस और बड़े सीनियर जो 2 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2 जज जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के सीनियर, एक बड़ी मतलब हाईली पावर्ड स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो डिसाइड करेंगे कि जो सब्सटेंशियल मटेरियल है वो इनको मिसकंडक्ट के जुमरे में लेके जाता है या नहीं जाता। तो इस पे अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला होता है फिर उसको आप
सुप्रीम कोर्ट की जो 184(3) की जो सेक्शन है उसमें चैलेंज भी कर सकते हैं। हम्म। तो नकवी साहब ने तो शो कॉज नोटिस को ही चैलेंज कर दिया है, तो अभी हम्म। फैसला आया ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच बनता है, वो इस प्रोसीडिंग को रोकता है या कहता है जी नहीं प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, हम्म। और आखिर में जो फैसला आएगा फिर उसको आप चैलेंज करें। ठीक, तो बिल्कुल ये ठीक। अभी आगे हम्म। प्रोसीडिंग होगी तो पता चलेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सर वो ये कि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला आया था, उनको कलअदम करार दे दिया गया था कि वहाँ सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर हमारे निगरां वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है एक रोज़ पहले कि जो फ़ौजी तनसीबात हैं उस पर हमले का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले सेनेट में भी इस हवाले से एक करारदाद मंजूर हुई है, उसमें भी कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए। तो आपके ख्याल में फिर उस फैसले की स्टैंडिंग क्या रह जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन की सूरत में आया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। किसी के बयान देने से, किसी के राय देने से तो फैसला चेंज नहीं होगा। हम्म। अब ये मुख्तलिफ किस लोगों की मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ वकला के जो है इस पे डिफरेंट ओपिनियन है, आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, हम्म। मेरी डिफरेंट हो सकती है। हम्म। तो इसमें ओपिनियन तो बंदा दे सकता है, लेकिन जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। तो अगर उन्होंने इस ऑर्डर को अपीलेट इंट्रा कोर्ट के ज़रिए चैलेंज कर दिया है, हम्म। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पे बेंच कंस्टिट्यूट करेगी, तो उससे पता चलेगा कि ये जो उनका फैसला है 5 मेंबर जज का, हम्म। वो बरकरार रहता है या उसको सेटिसाइड करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, जो भी होता है। उसमें क्योंकि ये सेक्शन 2D1 जो थे ना, उसमें ज़्यादा इशू था कि अगर कोई दहशतगर्दी करता है या जिस तरह कुलभूषण का केस है या इस तरह के सीरियस जो दहशतगर्दी के इशू आते हैं, तो फिर वो भी तो कहीं मिलिट्री कोर्ट के परव्यू से निकल नहीं जाएंगे। तो हम्म। बाकी ये जो 9 मई वाला वाक़या है, इसके परस्पेक्टिव में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की राय जो है कुछ और हो, या जो दहशतगर्दी के अंदर लोग मुलवस हैं उनके बारे में कोई राय और हो। हम्म। तो ये अपील में पता चलेगा कि क्या इसका फाइनल जो डिसीजन आता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब सर थैंक आपके यू। कीमती वक्त के लिए। हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद थे। अब यकीनन मिलिट्री कोर्ट से कैसा टॉपिक है जिसके ऊपर अभी भी डिबेट बाकी है, आया अदलिया कुछ और राय रखती है और हमारी पार्लियामेंट जो है वो इस हवाले से, या सेनेट जो है वो इस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखती है और इदारे भी उस राय में उनके साथ हम आवाज़ नज़र आते हैं। लेकिन फैसला और अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो उसी का होगा जो कि कोर्ट के फैसले की सूरत में आया है, जो कि अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमारी सियासत में आए रोज़ तब्दीलियां होती हैं, वहीं सियासी निज़ाम में भी बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि निज़ाम में तब्दीली उसी वक्त लाई जाती है जब सोच की तब्दीली हो जाती है। इस वक्त और हालात में जो कुछ हो रहा है, यकीनन अगले इंतखाबात की तैयारी ज़रूर है, लेकिन सियासतदान भी और सियासी जमातें भी बड़ी हद तक ये समझ चुके हैं कि जो तब्दीली आने जा रही है वो 2018 वाली तब्दीली कम अज़ कम नहीं है। लेकिन ये तब्दीली किसके लिए अच्छी और किसके लिए बुरी साबित होगी, ये कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। और इस पूरे माहौल में कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कि इस तब्दीली से आगाह तो नहीं होंगी, लेकिन उनको अंदाज़ा बखूबी हो गया है कि आया ये तब्दीली दरवाजे किसके लिए खोलेगी और किसके लिए बंद करेगी। ऐसी एक शख्सियत जो पिछले काफ़ी हफ्तों से हमें प्रोएक्टिवली सियासत के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन सियासी मंजरनामे से बज़ाहिर गायब नज़र आ रही है। और दूसरा ये कि मसालहत के किरदार के हवाले से उनकी शख्सियत हमेशा से जानी जाती है। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और पहली मरतबा शो में शामिल हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नून लीग कह रही है कि हमें तो हमेशा से ऐसा हुआ है कि नहीं मिली लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन इस मरतबा जो इल्ज़ाम लग रहा है वो सरासर गलत है। सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो सनाइए, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे याद किया। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमारी सियासत की तारीख यही है कि इसके अंदर जो भी इल्जामात जब लगते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो हकीकत होती है, और जब वो हकीकत होती है तो उसी के नतीजे में ये सारे सूरतें सामने आती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में अ, वैसी ही है जैसे 2018 में थी। उस वक्त भी कुछ फेवरेट थे, आज भी हैं। और इन फेवरेट्स के बारे में फेवरेट्स ये बात यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ही इक़्तिदार में, और हो सकता है वो आ भी जाएं। तो मुझे तो किसी के एतराज़ नहीं है किसी के इक़्तिदार में आने या ना आने में, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि इसके नतीजे में अवाम को तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि अवाम के लिए एक जज़्बाती माहौल बनाया जाता है, उस जज़्बाती माहौल में से इलेक्टेबल्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, और इलेक्टेबल्स के बाद फिर कुछ लोग सिलेक्ट होके आ जाते हैं, और जो सिलेक्टेड लोग होते हैं
वो उसी पुरानी रविश को अख्तियार करते हैं, जिसमें अवाम को समझते हैं कि वो अवाम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो अवाम के ख्याल क्यों करें। अब वैसे ही एक माहौल की तरफ हम चल रहे हैं। मैंने कुछ अरसे से, आपने जिक्र भी किया, मैंने पूरी कोशिश की कि एक मफाहमत की फिजा बने। इस वक्त भी मैं समझ रहा हूँ कि माशरे के अंदर एक टकराव की कैफियत मौजूद है, जिसकी वजह से मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट पेश किया, और साथ ही मैंने ये भी मुतालबा किया कि कौमी और सूबाई इंतखाबात के बाद 6 महीने के अंदर मुल्की सतह के ऊपर बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं, ताकि अब से कुछ हिस्सा तो अवाम को इक़्तिदार में शराकत का मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद जमहूरियत है जो अपने आप को जमहूरियत कहती भी है, जो चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है, या चंद खानदानों के गिर्द घूमती है, या जिसके अंदर अवाम का कोई हिस्सा ही नहीं है। अवाम को एक लोकल बॉडी का एक मेंबरशिप तक का अख्तियार जो है, वो हमारे सियासतदान देने पे तैयार नहीं है, और इस बात को कोई प्रोपोगेट करने पे भी तैयार नहीं है। सब इन्हीं खानदानी आमरीतों को ही जमहूरियत कहते हैं, और इन्हीं के आने को ही जमहूरियत का आना कहते हैं, नहीं, दुरानी और साहब, इन्हीं सर के मुझे एक सवाल की इजाज़त है। अब आपने सर खुद ही जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब टकराव की सियासत पे बज़ाहिर कन्विंस नज़र आते हैं, लेकिन सर मसलहत में ही सही उन्होंने खामोशी ज़रूर इख्तियार की है। लंदन में उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने बात की थी एहतिसाब की, साबिक आर्मी चीफ भी, साबिक DGISI, साबिक चीफ जस्टिस की, लेकिन फिर एकदम उन्होंने उसमें से यू टर्न ले लिया। सर एक तो ये कि क्या वाकई वो उनका जो यू टर्न है वो मुस्तकिल होगा, क्योंकि ये नून लीग की हमेशा खसलत रही है कि सियासत में और हुकूमत में आने के बाद उनके मरासिम ख़राब हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो क्या इस मर्तबा भी सर वही होगा? देखिए, इस मर्तबा मैं एक बात तो यकीन से कह सकता हूँ, और हमेशा ही इस बात का हमें यकीन होता है कि इक़्तिदार में आने तक तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। वक़्त जब उन्होंने बयान दिया था, मैंने ही यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान में कहा था कि फायरवर्क्स के साथ ना आए, पाकिस्तान के यहाँ मफ़ाहमत का बयानिया लेके आए, और मफ़ाहमत की बात करेंगे तो अवाम खुश होंगे। उन्होंने आए, उन्होंने की भी, लेकिन साथ ही ये भी हुआ कि वो मफ़ाहमत के साथ-साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय वो अपने यकीनी इंतखाब के पैगाम को लेके आए। वो एक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे नहीं, बल्कि एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आए, और उन्होंने ये भी, उनकी पार्टी ने कोशिश की ये तासुर देने की कि भई ये इलेक्शन नहीं है, ये तो रेफरेंडम है, और अब थोड़े दिनों में सारे इलेक्टेबल्स जो हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं और आ जाएँगे, उसके बाद हम इलेक्ट हो जाएँगे और हम हुकूमत बनाने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये है कि अवाम को इस इस फीलिंग से भी महरूम कर दिया जाता है कि वो किसी को मुंतखब या किसी मुंतखब को करके, इलेक्ट। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें तो पीपल्स पार्टी, सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ क्योंकि सवाल बहुत से हैं जो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। पीपल्स पार्टी किस बिना पर, जी सर, पीपल्स पार्टी किस बिना के ऊपर ये कह रही है कि जी हम पंजाब से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं होने देंगे, लाहौर से नहीं मुंतखब होने देंगे, आएगा इस मरतबा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म ही? सर वो किस बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? क्या प्रैक्टिकली आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग है ग्राउंड पे? देखें, ये तो पीपल्स पार्टी ने खुद भी जब वज़ीर आज़म इलेक्ट किया था, वो भी लाहौर किया था, PDM की हुकूमत में। और दूसरी बात ये है कि लाहौर, कराची, पेशावर, रायबरेली इशू, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती है, और वो PTI के वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए नून के मुखालफत में अपने आप को अपोजिशन के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिससे उनका मकसद ये है कि वो ऐसा माहौल बना सके कि ये तासुर शायद पैदा हो सके कि वो एक, आप इलेक्शन के बाद देख लेंगे, वो एक थे, वो एक हैं, और वो एक ही रहेंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट्स एक हैं, उनका तरीका वारदात एक है, और वो ही इलेक्शन के प्रोसेस में वो अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आ रही है, वो बड़ी क्लियर है कि जनाब मरकज में नून की हुकूमत होगी, अपोजिशन लीडर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास होगी। हाँ, पीपल्स पार्टी में बिलावल के पास नहीं, जरदारी साहब के पास होनी चाहिए, या वो कहते होंगे कि हमें सदारत भी मिल जाए। तो ये एक ओहदों का बंदरबाट और ओहदों पर कब्जा करने की एक जस्तजू है, जिसके अंदर अवाम मैटर नहीं करती।
इसमें जहां क्या भी ऐसा जाते हो हैं। सकता है सर कि लास्ट मोमेंट पे नवाज शरीफ साहब स्किप हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कोई अल्टरनेटिव आ जाए जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ चल सकता हो नून लीग के ही कैंप से, या आपको लगता है कि अगर नून लीग कामयाबी हासिल करती है तो वजारत उज़्मा नवाज शरीफ साहब को ही चाहिए और उन्हीं को दी जाएगी? देखिए, अभी तक तो वो यही तासुर बना रहे हैं और मतलब ये उनकी एक कहना भी यही है। शायद वो ये समझते हैं कि कैंपेन में इसकी वजह से एक मजलूमियत का या माजी की परफॉर्मेंस का पता नहीं जो भी कुछ है, लेकिन बहरहाल इस सारे अमल के अंदर जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, मियां साहब का माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम्म। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक के बारे में अनरिलायबल उसकी रिफ्लेक्शंस हैं। बिल्कुल। जबकि साहब का जो इस मामले में जो बिहेवियर रहा है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल रहा है और उसके उसके अंदर कोई डाउट नहीं पाया जाता। हम्म। और अभी जब ये 16 महीने की हुकूमत थी, इसके अंदर भी उन्होंने इस लिहाज से अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि उनके कैंप का तो गिला भी है जनाब कि जो कुछ उस अरसे में अच्छा नहीं हुआ वो भी इसीलिए नहीं हुआ कि बाहर से उनके मामलात में इंटरफेयर किया गया, उनको फाइनेंशियल पॉलिसीज में डिक्टेट कराया गया हम्म। लंदन की तरफ से, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज बने। हम्म। तो आगे चल के क्या सूरत हाल बनती है वो तो देखने वाली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपका इक़्तिदार जो है वो हम्म। अर्न्ड ना हो, हम्म। आपने खुद कमाया हुआ इक़्तिदार ना हो, अवाम का दिया हुआ इक़्तिदार ना हो, बल्कि वो मेहरबानी का इक़्तिदार हो, तो हम्म। फिर मेरी मेहरबानी के इक़्तिदार में मानना भी तो पड़ता है ना कि कौन होगा बिल्कुल। कौन नहीं होगा। सर पिछले अगर 16 मेहरबानी माह की हुकूमत में माना ही तो बहुत कुछ गया है, लेकिन ये दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, एक इसमें ज़िमनी सवाल और कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, उनके उन्होंने अच्छे दिन भी देखे, लेकिन आजकल उनके दिन बुरे चल रहे हैं। उनके कायद जो हैं वो जेल में हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीच में कुछ हवा चली थी, हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग जेयूआईफे और पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जी इनको भी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, यानी उसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में जिसको वो देखना नहीं चाहते थे। तो क्या वो पीटीआई को ला के नून लीग को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा सकती है पार्लियामेंट में, या आपको लगता है कि इस मर्तबा बिल्कुल वाइप आउट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, ये तो जब पीटीआई का नाम आया, इसके लिए मैंने जब मफाहमत की एक्टिविटी शुरू की थी तो इसके लिए बहुत ज्यादा माहौल में और इस चीज पे मैंने काम भी किया कि भी सब पार्टियों को होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ आना चाहिए और सबका आना ही सब इज्जत का बात है। और अभी मैंने मियां साहब को भी ये बात की है कि अगर आप लंदन से आते तो कितनी खुशी थी कि आप वापस आ रहे हैं, वैसे अच्छा नहीं लगता हमारे लीडर को उनसे बात बैठ के कर। हम्म। आप आए, अच्छा लगा। अगर आप आने के बाद एक इलेक्शन के प्रोसेस के लिए आते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन आपने सिलेक्शन को ऑफ किया। अब सिलेक्शन का प्रोसेस तो 18 में भी गुजर चुका है, हम्म। फिर उसके बाद आप अपनी उन्हें सिलेक्टेड करा था, तो अब जो सिलेक्टेड होते हैं उनका अंजाम भी वही होता है जो पिछले सिलेक्टेड, तो इनका भी उससे मुख्तलिफ अंजाम मुझे नहीं नजर आ रहा। और मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने अभी भी, मैंने तजवीज दी है कि आप एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ आ जाएं और 5 साल दे दें और जो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी आए उसको वजीर आजम दे दें और 20 की कैबिनेट बनाएं और हम्म। इस तरीके से चले। अगर ये इस फार्मूले को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस सूरत में मुझे ये यकीन है कि मुल्क की मईशत और मुल्क की जो सियासत है उसके अंदर एक तसलसल और कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी 5 साल, और आइंदा के लिए भी पॉलिसीज का तसलसल रह सके। लेकिन मुझे इम्कान तो ये है कि ये मान लें, अगर ये मान लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं मानेंगे तो इलेक्शन के बाद फिर एक लड़ाई झगड़े का माहौल बन जो जाएगा। मुमकिना तौर और पर हो सकता है। अच्छा सर, आपने, लेकिन मैं थोड़ा समझ नहीं सकी आपके जवाब से, पीटीआई को क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतने इलेक्शंस देखे हैं, क्या वो पार्लियामेंट में नजर आ रही है आपको? अगर मैं वाजे तौर पर आपसे पूछना चाहूँ, या आपको लगता है कोई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पीटीआई से पूछे वो कहते हैं जी कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई बिहाइंड द सीन कोई इस हवाले से कोई हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो रही, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है मामला इतना सादा ही होगा? मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के साथ कोई बैकड्रॉप के अंदर कोई बहुत बड़ी किसी किस्म की कोई वो हो रही है, मफाहमत की कोई बातचीत हो रही है या किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग का कोई माहौल है। ये सब माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन पब्लिक प्रेशर जरूर है पीटीआई पे, हम्म। और उस प्रेशर को देखते हुए और इंटरनेशनल सीन में इलेक्शन क्रेडिबिलिटी के लिए आज के जो माहौल है उसके अंदर तो मैं
को कुछ ना कुछ स्पेस तो यकीनी तौर पे पड़ेगी, बिलखुसूस केपीआई केपीके में तो शायद नहीं पड़े। लेकिन मुझे ये इस वक्त का जो उनका जेन्युइन पब्लिक सपोर्ट लेवल है, उस लेवल की अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन ना मिली पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही गहरा जाएगा और बहुत ही उसके अंदर नफरतें आ जाएंगी, और जो इलेक्ट होके लीडर आएंगे उनकी जमहूरी हैसियत मजरूह हो जाएगी, और आइंदा की वो जमहूरी अमल के अंदर किसी अच्छे नाम और किसी अच्छी पहचान से नहीं जाने जाएंगे। वो आज बहुत पुरुमीद होंगे, वो समझते हैं कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ फॉरेन जिसे कहते हैं सपोर्ट्स होती हैं, और फॉरेन सपोर्ट्स तो इतनी इतनी वो होती हैं, जिसे हमने तो बहुत दफा उनको देखा है, वो जिस दरवाजे से आती हैं हवा की तरह दूसरे दरवाजे से निकल जाती हैं, और आप बीच में जो है हाथ मलते हुए बैठे हुए होते हैं। लेकिन आवाम की इस सपोर्ट पे आए हुए लोग, अगर किसी को यकीन हो, तो वो बहुत कम अज कम इज्जत और मुल्क के लिए इस्तेहकाम दे सकते हैं। इंडिया ने ये इस्तेहकाम हासिल कर लिया, बांग्लादेश ने हासिल कर लिया, पूरी दुनिया के जमहूरी ममालिक ने इस चीज के ऊपर एक यकीन कर लिया है कि हमने अपनी आवाम की राय के सामने सरनगू करना है। कोई हमारा, अगर हमारे लीडर ना चाहें तो कोई हमें मजबूर करके इलेक्टिव। दुरानी साहब, सर वक्त खत्म हो चुका है, सिर्फ 30 सेकंड्स है, अगर आप मुझे क्विकली एक चीज और कमेंट कर सकें। सर अगली हुकूमत आपको 5 साल मुकम्मल करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश तो होगी, लेकिन क्या आपको मुमकिन नजर आ रहा है? देखिए, वो एक ही सूरत में अगर ये एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लें तो वो तो 5 साल, ये अगर ये वो नहीं बनाएंगे तो मुझे 5 साल चलती नजर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। यकीनन एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ज़रूर सामने रख रहे हैं, लेकिन सियासतदान और सियासी जमातें अपनी अपनी मसलहत पसंदी का शिकारदार के लिए कोशां भी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि मुल्क के मफाद में क्या हो सकता है और कौन सी जमात ऐसी है जो ये कुर्बानी देने की पोजीशन में है। एक मुख्तसर वक्फा, और जहां बात कुर्बानी की है तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती रही है उसमें बहुत सी कुर्बानियां भी शामिल हैं, बहुत से एफर्ट्स भी शामिल हैं, लेकिन पिछले कुछ अर्से में ये बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को तोड़ने के लिए कई ममालिक कोशां हैं। क्या इसके सद्देबाब के लिए हमारी हुकूमत और चीन कोशिश कर रहे हैं? इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम सियासत के मसाइल में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरे ममालिक से ताल्लुकात, और ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक से ताल्लुकात जो कि पाकिस्तान के लिए दरीना होने चाहिए, मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और ये मानना है उन ममालिक के माहिरीन का। जी हाँ, बिल्कुल, चीन के एक इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहा गया है कि CPEC के हवाले से कई ऐसे मुखालिफ ममालिक हैं जिनकी फहरिस्त मौजूद है, और वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है और चीनी माहिरीन की तरफ से दिया जा रहा है, तो यकीनन इस बात के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी माहिरीन को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ना सिर्फ ये कि ये जो गुफ्तगू की गई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, वो उस गुफ्तगू का हिस्सा भी थे, बल्कि इसके अलावा ना सिर्फ सीनियर माहिर माशियात हैं, बल्कि एयर्ड इंस्टीट्यूट के सरबरा भी हैं, शकील रामी साहब। रामी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये फरमाइएगा कि ये वैसे तो बात एक थिंक टैंक की तरफ से की गई है कि पाकिस्तान मुखालिफ फहरिस्त जो है वो बढ़ती भी जा रही है, उसमें ममालिक भी मौजूद हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन में फासला बढ़े। लेकिन सर, ये किस पैराए में की गई है, अगर वो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें। देखिए, ये जो जियो पोलिटिकल है ना इस वक्त सिनेरियो है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि चाइना का जो प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंडर ये CPEC आता है, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहता है, इसकी जो मुखालफत है कि वो अमेरिका तो सर फहरिस्त है, वो इसको अंडरमाइन करते हैं। फिर उनके अलाइज़ है, मसलन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन देख लें, उनके ममालिक को देख लें। फिर रीजन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा इंडिया है। यानी कि जो बड़े बड़े ये ममालिक हैं ये BRI की मुखालफत करते हैं, और इसी पैराए में फिर ये CPEC की भी मुखालफत करते हैं। वो नहीं चाहते कि यानी कि पाकिस्तान में CPEC का जो कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो। मगर इससे भी जो अहम बात है कि जिस पे हम ध्यान नहीं देते पाकिस्तान में, वो ये बात है कि हमारे बहुत से ज़्यादा इसमें कम्पिटिटर्स भी हैं। एक तो मुखालिफ हैं, दूसरे कम्पिटिटर्स भी हैं। मिसाल के तौर पे आप रीजन में बात करें तो आपको ईरान भी कम्पिटिटर नज़र आता है। आप थोड़ा सा और रीजन में चल जाएं, आपको सऊदी अरेबिया भी कम्पिटिटर नज़र आता है। आप आसियान की कंट्रीज़ को भी कम्पिटिटर कह सकते हैं।
और इसकी मजीद बरा अगर हम देखें तो बीराई में 152 यानी कि 152 कंट्रीज शामिल है, वो भी इन्वेस्टमेंट में आपके लिए कंपिटिटर्स है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसमें हमें बड़े क्या कहते हैं मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ना है। जिस तरह आपने बात की कि जो कि विक्टर गॉब ने जो लेक्चर दिया था तो उसमें जो बड़ा उसमें वाज़ेह बात की थी कि देखिए आपकी जो प्री रिक्विजिट आप उस पर ध्यान दें, आप मुखालफत को छोड़ें, लोग मुखालफत भी करते रहेंगे, जो भी करते रहेंगे। हमें जहाँ पर जिस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में वो है स्टेबिलिटी, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है ये एक प्री रिक्विजिट है इन्वेस्टमेंट को मुल्क में लाने के लिए। आप देखें 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है। एक तो हम कहते हैं कि डूइंग ऑफ बिजनेस का जो इन्वायरमेंट अच्छा हो, यानी कि यहाँ बिजनेसमैन को किया, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता हो। दूसरी जो सबसे अहम बात होती है हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए जो हमारी शॉर्ट कमिंग से पूरी होगी। अभी हम ये क्या कहते हैं कि डूइंग ऑफ बिजनेस पे काम कर रहे हैं। मगर तीसरा इंडिकेटर है स्टेबिलिटी का, उस पर हम देखें तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी का एक बहुत इशू है इस वक्त पाकिस्तान में, कि जिसमें पोलिटिकल पार्टीज यानी कि आपस में लड़ी हुई हैं कि वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करती, और जो सिचुएशन चल रही है एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरी उसके अपोजिट में चली जाती है, वो धरनों पे माजर सर आपकी बात काट रही, मुझे एक सवाल की इजाजत दें। एक और नुक्ता उस पर जरा सा कमेंट आपका चाहूंगी, वो ये कि अब क्या आपको लगता है कि चीन से वो जो एक थोड़ा सा मैंने जिस तरह पहले कहा कि एक सर्द मोहरी आई थी वो खत्म हुई है और अब एक नए अज़्म के साथ दोबारा इसके ऊपर काम शुरू होगा, ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, अगली गवर्नमेंट आएगी तो जी। फंडामेंटल चीज एक थी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद का अभी कोई 30-40% ऑपरेशनल है, अभी तक और कोई ऑपरेशनल नहीं है। जब तक देखें ये मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जब हम कहते हैं कि उसको समझ नहीं आई पीटीआई को कुछ चीज़ों की, वाकई नहीं आई उनको, मगर बात यह है कि जब तक आप फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे आपको नहीं आएगी। हमने अब देखें ना, अब जब कंपनी बंदा आता है रजिस्टर करने उसको उसकी कंपनी को रजिस्टर करने में 2 साल लग जाए, फिर उसका जो प्रोजेक्ट है उसको नहीं पता चलता कितने डिले होगा। मैं गवादर पे जो पावर प्रोजेक्ट है कितने सालों से वो डिले हुआ है। जिस बंदे ने उसकी जो उस बेसिस पे फंडिंग ली थी या उसने जो लोन लिया था वो तो उसको पे करना पड़ेगा ना 10 साल बाद, उसका जो एग्रीमेंट था जो किस तरह का था। तो इन्वेस्टर क्यों आएगा, वो कहेगा यार एक तो ये हम प्रोग्रेस नहीं शुरू होगा तो उल्टा मुझे नुकसान हो जाएगा। आप देखिए फंडामेंटल्स को ठीक करें, फंडामेंटल्स को ठीक करें तो आपके मुल्क में चाइना, आप कहते हैं ना मोर देन 100 बिलियन तो चाइना से आपको मिल सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बात यह है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे से हिलेंगे तब तक ये फंडिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए एक अच्छा इनिशिएटिव था SIFC, मगर मेरा बार बार यही इस पे एक पॉइंट है, आप इसको एम्पावर करें, इसको डिसीजन मेकिंग और इसको डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी दें। बिल्कुल ठीक, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील रामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन CPEC एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूर है, लेकिन अब देखना ये इफेक्टिव कितना होता है, और काफ़ी सालों से इसमें बहुत डिले भी आया है जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासले भी पैदा हुए हैं। कुछ माजी की हुकूमतों की गलतियाँ थी, कुछ ब्यूरोक्रेसी के मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट ने चलना ज़रूर है, और मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत भी और आइंदा आने वाली हुकूमत की भी अब तरजीह यही होगी कि इस प्रोजेक्ट को तेज़ी के साथ कामयाबी के साथ हमकिनार किया जाए, लेकिन इसमें जितने भी लूप होल्स या मसाइल हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।